हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। केंद्र बोला, राज्य सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन नहीं दे सकते। राष्ट्रपति राज्यपाल अपने फैसलों के लिए कोर्ट में जवाबदेह नहीं। डेडलाइन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। खबर है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधानसभा से पास बिलों पर कार्रवाई के खिलाफ राज्य सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन दायर नहीं कर सकते। केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि मौलिक अधिकार आम नागरिकों के लिए होते हैं, राज्यों के लिए नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रपति जानना चाहती हैं कि क्या राज्यों को ऐसा अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 361 के मुताबिक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने फैसलों के लिए कोर्ट में जवाबदेह नहीं होते। केंद्र ने तर्क दिया है कि कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को कोई निर्देश नहीं दे सकती क्योंकि उनके फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते। वहीं कोर्ट ने कहा कि यदि कोई राज्यपाल 6 महीने तक बिल लंबित रखता है तो यह भी सही नहीं है। ममता बनर्जी बोली, भाजपा का फैलाया भाषाई आतंक बर्दाश्त नहीं। कहा, जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी मताधिकार छीनने नहीं दूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे किसी को भी लोगों का मताधिकार छीनने नहीं देंगी। भाजपा बंगालियों पर भाषाई आतंक फैला रही है। बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा ने वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने के मकसद से करवाए जा रहे सर्वे के लिए दूसरे राज्यों से 500 से ज्यादा टीमें बंगाल में भेजी हैं। ममता ने कहा कि लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी मताधिकार नहीं दूंगी। आप खुद जांच करें कि आपका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है या नहीं। ममता बनर्जी कोलकाता में तृणमूल छात्र परिषद टीएमसीपी के स्थापना दिवस पर बोल रही थी। केजरीवाल बोले, मोदी ने अमेरिकी कपास पर 11% टैक्स हटाया, ये किसानों के साथ धोखा। केंद्र ने कहा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड के लिए ऐसा किया। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेरिका को कपास पर लगने वाली 11% इम्पोर्ट ड्यूटी हटाकर भारतीय किसानों के साथ धोखा किया है। केजरीवाल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया है और इसके जवाब में भारत को अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए था। लेकिन पीएम मोदी अमेरिकी सामानों को टैक्स फ्री कर रहे हैं। ये फैसला भारतीय किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है। केजरीवाल के इन आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने प्रेस रिलीज जारी की है और बताया कि अमेरिका से आने वाले कपास को टैक्स फ्री करने की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड पूरी करने के लिए ये कदम उठाया गया है। मुंबई और कोहिमा देश में महिलाओं के लिए सबसे सेफ, पटना और दिल्ली में सबसे कम सुरक्षित। NARI की सालाना रिपोर्ट में दावा। कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर हैं। वहीं पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची महिलाओं के लिए सबसे कम सुरक्षित शहरों में से हैं। ये जानकारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी NARI 2025 में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोहिमा और दूसरे सबसे सुरक्षित शहरों में महिलाओं को ज्यादा समानता, नागरिक भागीदारी, बेहतर पुलिस व्यवस्था और महिलाओं के लिए अनुकूल ढांचा मिलता है। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल। जेडीयू 102, भाजपा 101 और चिराग की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम और RLM को 10-10 सीटें। खबर है कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों को लेकर गठबंधन दलों के बीच अंतिम सहमति बन गई है। वहीं सूत्रों की माने तो जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू 102 सीट, भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी LJPR को 20 सीटें, जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM को 10-10 सीटें मिली हैं। फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि एनडीए जल्द ही इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। हालांकि कौन सी पार्टी किन किन सीटों पर लड़ेगी इस पर मंथन चल रहा है। इस दौरान जेडीयू और बीजेपी में 1-2 सीटों का अंतर हो सकता है।
राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 रद्द की। कोर्ट की टिप्पणी, घर के भेदी ही लंका ढाह दी। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 मेंबर की भूमिका। राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी है और 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस भर्ती का पेपर पूरे प्रदेश में फैला। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका थी। ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा। इन हालातों में भर्ती परीक्षा को जारी नहीं रखा जा सकता। वहीं कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि साल 2025 की भर्ती में इस भर्ती के पद भी जोड़े जाएं। वहीं एसआई भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाए। जीएसटी सुधार से अमेरिकी टैरिफ का असर कम होगा, दावा। टैक्स कटौती से खपत 5,31,000 करोड़ बढ़ सकती है। इससे इकोनॉमी को सपोर्ट। बता दें कि भारत पर अमेरिका के टैरिफ का ज्यादा असर नहीं होगा। यह दावा फीच सॉल्यूशंस की कंपनी बीएमआई ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में होने वाले सुधार से टैक्स रेट कम होंगे, जिससे खपत बढ़ेगी। इससे अमेरिका के टैरिफ दबाव को कम किया जा सकेगा और जीएसटी सुधार और इनकम टैक्स में हालिया कटौती से खपत में 5,31,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि जीडीपी का लगभग 1.6% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी टैरिफ से वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ में 0.2% की कमी आ सकती है। इसलिए बीएमआई ने अपने अनुमान को रिवाइज किया है और इसमें वित्त वर्ष 2025-26 में 5.8% और 2026-27 में 5.4% ग्रोथ का अनुमान है। एमपी में ओबीसी के 27% आरक्षण पर राजनीतिक दल साथ, अब लड़ाई श्रेय की। कांग्रेस बोली, हम लड़े। बीजेपी ने कहा, सीएम का पहले से मन था। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर सभी राजनीतिक दल एकमत हो गए हैं। हालांकि अब श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि हमने लड़ाई लड़ी, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका पर जल्द निर्णय पर बात कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सीएम मोहन यादव पहले ही मन बना चुके थे। मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण पर सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हम सभी एकमत हैं और सभी चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय जल्द आए, ताकि सभी बच्चों को आयु सीमा खत्म होने के पहले लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि 14% क्लियर है और 13% होल्ड है। हरियाणा में 4 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार, 4.25 लाख पोस्टें खाली, 1,29,000 को कच्ची नौकरी। सैनी सरकार ने खुद कबूला। हरियाणा में सभी सरकारी विभागों में कुल मिलाकर करीब 4,25,000 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जबकि प्रदेश के 65 रोजगार कार्यालयों करीब 4,04,000 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। ये चौंकाने वाले आंकड़े सरकार के ही हैं। सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने 11 अगस्त को लोकसभा में सवाल लगाया था। इसके जवाब में हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली सरकार की ओर से ये जानकारी भेजी गई है। आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा विभाग से लेकर पुलिस तक में कर्मचारियों की कमी है। हरियाणा के सरकारी महकमों में जो पद खाली पड़े हैं, उनमें से शिक्षकों के 16,840 पद से लेकर आंगनबाड़ी वर्कर के 2,856 और हेल्परों तक के 4,809 पद खाली हैं। हरियाणा में सितंबर से महिलाओं को 2,100 रुपए महीना मिलेंगे। परिवार में 3 महिलाएं तो सभी को लाभ मिलेगा। सरकार ने उम्र इनकम की शर्त लगाई। बता दें कि हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से 2,100 रुपए महीने मिलने शुरू हो जाएंगे। सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की है। सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया है और इसके लिए सरकार पिछले बजट में 5,000 करोड़ का फंड पहले ही मंजूर कर चुकी है। सरकार का दावा है कि पहले चरण में करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। खास बात यह है कि पहले से पेंशन पा रही महिलाओं को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को इसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा। महिलाओं को एसएमएस भेजकर आवेदन करने को कहा गया है। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि 6 से 7 दिन में इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और भाजपा 2024 में हुए चुनाव के बाद करीब 10वें महीने इस योजना को लॉन्च कर रही है। गेमिंग बिल के खिलाफ 30 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई। रमी खिलाने वाली कंपनी A23 बोली, स्किल बेस्ड गेम को बैन करना गलत। बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट 30 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस याचिका में भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह से बैन लगाने वाले नए कानून को चुनौती दी गई है। इस याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए सीनियर वकील सी अरियम्मा सुंदरम और धन्य चिन्नप्पा ने कोर्ट के सामने पेश किया। 22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025
को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी और अब ये कानून बन गया है। 21 अगस्त को राज्यसभा ने और उससे एक दिन पहले लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दी थी। इस बिल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द बोले गए। बीजेपी नेताओं ने थाने में शिकायत की। डिप्टी सीएम बोले, जनता इन्हें जवाब देगी। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से कुछ लोगों ने पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द कहे। इसे लेकर बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। भाजपा प्रवक्ता दानिश इकबाल और कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। हालांकि केस दर्ज नहीं हुआ है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि यह वही लोग हैं जिनको न संस्कार है और न ही भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी। इस मानसिकता के लोग इस देश को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। ये सोने की चम्मच लेकर जन्म लेने वाला और अनुकंपा की राजनीति करने वाला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के अंदर जो अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। यह लोग तो वोट की डकैती करते थे और लोकतंत्र के डाकू हैं। इनका खानदान ही डाकू रहा है। चोर मचाए शोर, ये चोर शोर मचा रहा है। राहुल और तेजस्वी जिसका बाप और पूरा खानदान ही उसी कुकर्म से निकला है और यह प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। सबल हिंसा पर न्यायिक आयोग ने योगी को 450 पेज की सौंपी रिपोर्ट। इसमें हिंदू आबादी घटकर 15% बचने का किया दावा। बता दें कि यूपी के संभल में हुई हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंप दी है, जिसमें सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हिंसा के बारे में ही नहीं बताया गया, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र किया गया है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी कम होती गई और अब वहां सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, बाकी पलायन कर गई है। आजादी के वक्त यानी 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी। 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 78 सालों में घटी है। संभल में पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की जानें गई थी। 29 नवंबर 2024 को यूपी सरकार ने हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन और रिटायर्ड आईपीएस अरविंदर कुमार जैन शामिल थे। अडानी ने 1000 करोड़ में 10वां जेट खरीदा। 35 करोड़ से इंटीरियर 5 स्टार होटल जैसा बनवाया। मुकेश अंबानी के पास भी ऐसा विमान है। बता दें कि बिलियनियर गौतम अडानी ने यहां अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग से 737 मैक्स 8 BBJ सीरीज का लग्जरियस बिजनेस जेट VTRSA खरीदा है, जिसकी कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए है। ये लंदन तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है, जबकि अमेरिका कनाडा तक एक बार ईंधन भरने के बाद पहुंच सकता है। अडानी का नया प्लेन स्विट्जरलैंड के बेसल शहर से 9 घंटे में 6300 किलोमीटर की दूरी तय कर यह गणेश चतुर्थी के दिन बुधवार सुबह 10 बजे यहां अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा। वाटर कैनन सैल्यूट से इसका स्वागत किया गया। बता दें कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी 24 अगस्त 2024 को इसी सीरीज का विमान खरीदा था। वैसे बोइंग 737 मैक्स 200 सीटर विमानों का इस्तेमाल आकाशा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट भी करती है। अब उद्योगपति भी अपने निजी उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार में घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकवादी, 50,000 का इनाम। एसपी बोले, मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर से घुसे, पूरे प्रदेश में अलर्ट। बता दें कि बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसपैठ की है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों की फोटो रिलीज की है। सभी के आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े होने की खबर है। पुलिस ने जिन आतंकवादियों की फोटो जारी की है उनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान हैं। हसनैन रावलपिंडी, आदिल उमरकोट और उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है। पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों को खुफिया तंत्र को एक्टिव रखने, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। वहीं मोतिहारी पुलिस ने तीनों आतंकवादियों पर 50,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। बिहार में घुसे तीनों आतंकवादियों का पासपोर्ट भी सामने आया। बताया जा रहा है कि तीनों आतंकवादी मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर से बिहार में घुसे हैं। जहां से आतंकवादी घुसे उसी मोतिहारी में राहुल गांधी की यात्रा, रोड शो कैंसिल, गाड़ी में ही लोगों से मिल रहे, सुरक्षा भी पहले से बढ़ी।
बता दें कि बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ के बाद हाई अलर्ट जारी है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा अभी मोतिहारी में है। इसी मोतिहारी के रक्सौल से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बिहार में एंट्री की है। रक्सौल नेपाल बॉर्डर के करीब है और हाई अलर्ट को देखते हुए राहुल गांधी की यात्रा में भी कई बदलाव किए गए हैं। इससे पहले सीतामढ़ी में वे जिस कैंप में रुके थे वहां से सीधे जानकी मंदिर पहुंचे। यहाँ पर कई जगहों पर स्वागत मंच बनाए गए थे, लेकिन राहुल वहां नहीं रुके। वहीं मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी का रोड शो भी था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया। राहुल गांधी अब ओपन जीप की जगह बंद गाड़ी में मोतिहारी से ढाका पहुंचे। ढाका में उन्होंने पैदल यात्रा उन्हें करनी थी, लेकिन यहाँ सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने उन्हें इसकी परमिशन नहीं दी। आज का सुविचार, जिस प्रकार माचिस किसी चीज को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है, उसी प्रकार गुस्सा आने पर यह दूसरों का नुकसान करने से पहले उसका नुकसान करती है जिसके मन में ये पैदा होती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।